Let's start JEE Mains paper 24th February morning shift. The very first question is, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर बना रखा है एनिलिन। एनिलिन का हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन कराया तो 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा भी कंसिडरेबल अमाउंट में होता है, वो भी गिवन है क्वेश्चन में दैट इट इज 47%। एंड उसी तरह से पैरा नाइट्रो जो है वो 51% और ऑर्थो की भी परसेंटेज है दैट इज 2%। क्वेश्चन क्या है हमारे पास डायरेक्ट, व्हाट इज द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट हेयर। सो लेट्स डू वन थिंग, हम 4 ऑप्शन क्या गिवन है उसको बात करने के बजाय व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर वो अपनी तरफ से जनरेट करते हैं। और हमेशा ऑब्जेक्टिव करने का भी हमारा तरीका यही होना चाहिए कि हम गिवन ऑप्शंस को देख के कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो लेट्स प्लान आवर आंसर फर्स्ट। सो इसमें हमारे पास जो इसका आंसर है वो आंसर क्या है, आप जानते हैं जब आप नाइट्रिक एसिड जो कि एक एसिड है उसको एनिलिन से रिएक्ट कराते हैं दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ अनदर एसिड दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एनिलिन इज अ बेस। और अगर आप उसको एक एसिड दे रहे हैं तो एसिड की प्रेजेंस में एनिलिन जो है बेस और एसिड का रिएक्शन होगा, ये एक बेस है NH2 और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या नाइट्रिक एसिड के H+ के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले तो एनिलीनियम आयन बना लेगा। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ I'm saying approximately 50% of aniline will be converted into anilinium ion. अब ये जो anilinium ion है, it is now NH3 positive is deactivating group. ये जैसे ही deactivating group में convert हो गया, deactivating groups क्या होते हैं? Deactivating groups are meta directing. So काफी हद तक aniline इसमें कन्वर्ट हो गया विच इज एनिलीनियम आयन। तो अब इसकी सॉल्यूशन जो हम करते हैं, इसकी सॉल्यूशन में हम सिर्फ इस रिएक्शन को कंसिडर पहले कर लेते हैं। जब एनिलीनियम आयन इतना सारा बन गया है तो वो एनिलीनियम आयन आने वाले नाइट्रो ग्रुप को, अब नाइट्रिक एसिड से इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव रिलीज हुआ, ये इसको किधर गाइड करेगा, इसका नेचर डीएक्टिवेटिंग है, इट विल गाइड इनकमिंग NO2 पॉजिटिव टू इट्स मेटा पोजीशन। सो काफी हद तक हमको मेटा प्रोडक्ट भी मिलेगा इसके अंदर। बाद में वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा, उससे प्रोटोन निकल भी जाएगा, बट एक बारी को ये पोजीशन एक्टिवेट हो गई और मेटा डायरेक्टिंग भी कंसिडरेबल होंगी। सो इसमें जो 4 ऑप्शंस थे उसमें से ऑप्शन करेक्ट जो स्टेटमेंट थी वो मैं आपको बता दूं, वो गिवन थी in acidic medium aniline is converted into anilinium ion which is meta directing। एग्जैक्टली वही जो इसके रीजन में हमने प्लान किया या हमने खुद जनरेट किया और यही स्टेटमेंट वाज इट्स करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन में से। दैट in acidic condition aniline is converted into anilinium ion which is a meta directing group। एनिलीनियम आयन एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से मेटा डायरेक्टिंग है, हेंस इट विल फॉर्म मेटा प्रोडक्ट इनटू कंसिडरेबल अमाउंट। तो इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के हमने स्ट्रक्चर 4 स्टेजेस में पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी। और ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर था, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस मेनली खास करके हेलिक्स वाले के लिए, उनके हेलिक्स को इंटैक्ट रखने के लिए फोर्सेस होते हैं रिस्पॉन्सिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। सो इट्स आंसर वाज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ और ऑप्शंस जो गिवन थे आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्सेस। बट इट्स करेक्ट आंसर इज अल्फा हेलिक्स को इतना स्ट्रांगली स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाज रिस्पॉन्सिबल। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इट्स करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द गैस इवॉल्व ड्यू टू एनएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन मटेरियल व्हिच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से है। अब ग्लोबल वार्मिंग तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल के बर्न कंबस्ट होने पे प्रोड्यूस होता है। यहाँ बात हो रही है एनएरोबिक डिग्रेडेशन। एनएरोबिक डिग्रेडेशन मतलब नो ऑक्सीजन। तो वेजिटेशन में कार्बन, राइट, कार्बन कंबस्ट नहीं हो रही, यहाँ एनएरोबिक डिग्रेडेशन हो रहा है। तो उसके एनएरोबिक डिग्रेडेशन से बनता है मीथेन। एनएरोबिक डिग्रेडेशन की बात है मींस इन एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इस टॉपिक को देखते हैं। किसी भी वेजिटेशन के एनएरोबिक डिग्रेडेशन से मीथेन गैस क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, और ये मीथेन गैस मेनली दो काम करती है। एक तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है, राइट? एक तो इसकी वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग, एंड यस इट इज कैंसरस ऑल्सो। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था वही यही करेक्ट आंसर है, ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज कैंसर। इसके अलावा इसमें ऑप्शंस थे जैसे कि एसिड रेन, ओजोन होल, कोरोजन। सो मीथेन ना तो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना ही ओजोन होल डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन या ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ना ही वो मेटल कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज इट्स करेक्ट आंसर। मीथेन वॉज नॉट गिवन इन एनी ऑप्शन। ये हमें खुद सोचना था कि कौन सी ऐसी गैस है जो एनएरोबिक डिग्रेडेशन से क्रिएट भी होती है, प्रोड्यूस भी होती है, और वो डेफिनेटली जो क्रिएट करती है प्रॉब्लम, वो चूज करनी थी। सो यहाँ काफी इनडायरेक्ट था। हमें पहले ये सोचना था कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, फिर उसके बाद ये सोचना था उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या दो नुकसान होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत डायरेक्ट था, मैच द कॉलम, और ये चैप्टर पॉलीमर से है, क्लास 12 के। कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर फॉर द पॉलीमर नाइलॉन 6, सिंगल मोनोमर होता है इसका। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड वाला, दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल की अगर आप बात करें तो ये आपके लिए मोनोमर है बूना एन का, डायरेक्ट दो। अब रह गए मेरे पास थर्ड और फोर्थ, दोनों ही रबर्स हैं, और जो ऑप्शन बची वो भी दोनों रबर्स की ऑप्शन बची है मेरे पास। तो थर्ड यानी 2-chloro-buta-1,3-diene इज monomer of neoprene, and left is then 2-methyl-buta-1,3-diene, ये मोनोमर है नेचुरल रबर का। ये थोड़ा हमारे लिए याद रखने वाला पार्ट है, तो ये आपकी याद रखने की कैपेबिलिटी पे है, और पॉलीमर में आपको सभी इसी तरह से करने हैं। आप क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। ऑर्गेनिक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक क्वेश्चन पहले हो चुका ऑर्गेनिक का। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब अगर आप देखें, एल्कोहल को एक रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HCl से रिएक्ट कराया गया है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो OH पूरी तरह रिमूव होगा। जब OH रिमूव होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसमें बनेगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन ये है सेकेंडरी। मुझे अब देखना है क्या इसमें कोई शिफ्ट पॉसिबल है, सो दैट अब मैं इसी क्वेश्चन में ही आपको इसका सोल्यूशन करवा रही हूँ। क्वेश्चन आपको बता दिया क्या था। यस, इसमें एक शिफ्ट पॉसिबल है। अपने पड़ोसी से इंक्वायर करेगा, उसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्राइड, और उस वजह से हाइड्राइड शिफ्ट होगी इस कार्बोकैटायन पर। लेट्स सी, ये जो हाइड्राइड है ये यहाँ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से क्या आउटकम आएगा, वी विल बी हैविंग मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, दैट इज टर्शरी कार्बोकैटायन। और ये टर्शरी कार्बोकैटायन बना, तो अब जो बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल सॉल्यूशन में है हमारे पास, दैट इज Cl नेगेटिव, विल अप्रोच एंड इट विल अटैक tertiary carbocation which was more stable. So this is going to be the major product, और चार ऑप्शन में ये एक अवेलेबल था हमारे पास। बहुत इजी, बहुत डायरेक्ट मैकेनिस्टिक अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन था। सो दिस वाज द अनदर क्वेश्चन जिसमें आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ था इस रिएक्शन का। सो क्वेश्चन 5 में अगर मैं देखूं, नंबरिंग कैन बी मिसमैच्ड, राइट? नंबरिंग एक्चुअल नंबरिंग से थोड़ी मिसमैच हो सकती है, बट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली दिस। ये ऑप्शन हमें गिवन भी था स्ट्रक्चर के तौर पे, और हमने चूज कर लिया। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे फिर देखिए, एक साथ अगर आप देखिए एक ही जैसे क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, अगेन एल्कीन्स पर, ये हम कह सकते हैं +1 के हाइड्रोकार्बन से उठा के दे दिया गया हमें। एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट बनता है, बट डायरेक्टली हम मार्कोनिकोव एडिशन नहीं देंगे इसके अंदर। वी विल यूज मैकेनिस्टिक अप्रोच। रिच बिकम्स रिचर की अगर आप मार्कोनिकोव वाली अप्रोच डायरेक्ट देंगे, इट विल लीड अस टू द रॉन्ग आंसर, मे बी। ये सोच के चलना चाहिए। सो सबसे पहली चीज, यहां पर किसी एक कार्बन पर H लगेगा और दूसरे पर कार्बोकैटायनिक चार्ज आएगा। तो अब अगर मैं देखूं तो कार्बोकैटायनिक चार्ज इसमें सेकेंडरी वाले पर आएगा, और दूसरे पर यहाँ पर H लग गया, और I नेगेटिव इज स्टिल
इन वेटिंग, क्योंकि एल्कीन है उस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड टूटेगा और अटैक की स्टार्टिंग इसी H पॉजिटिव से होगी, इलेक्ट्रोफाइल से। ये कार्बोकेटाइन बना, अगेन वी सी अ शिफ्ट है, और शिफ्ट कौन से वाला होगा, आपके मिथाइल शिफ्ट होगा। यहां से पूरा का पूरा पड़ोसी कार्बन से एक मिथाइल इधर पहुंचेगा टू स्टेबलाइज दिस कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन को जब वो स्टेबलाइज करने पहुंचा तो देखिए व्हाट इज रिजल्ट, ये मिथाइल इधर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। नाउ हैव अ लुक, दिस बिकम्स टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन इज फार मोर स्टेबल। अब जो आयोडाइड नेगेटिव सॉल्यूशन में मौजूद है वो कहां आके जुड़ेगा, वो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, और एग्जैक्टली यही मेजर प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और यही हमारा आंसर है। जब हम इसको डायरेक्ट रिच बिकम्स रिचर से करते तो उसमें आपको गलती मिलती, गलत आंसर मिलता, आप आयोडीन इस वाले कार्बन पे लगा देते, विच कुड हैव बीन रॉन्ग। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से मैकेनिस्टिक अप्रोच से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगेन आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट इसके अंदर फिर से हमें आइडेंटिफाई करना था। ये वुड से मिलता जुलता लगता है एक बारी को देखने में। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम इन ट्राई ईथर और इंट्रामोलिकुलर वुड्स हो जाता। यहां पर भी कुछ कुछ वही होगा, बट इस रिएक्शन को हम वुड्स नहीं कहेंगे, इट इज ऑल्सो इंट्रामोलिकुलर, विद इन अ मॉलिक्यूल रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, वो दोनों ब्रोमीन को अपने साथ लेकर जाएगा, और जब वो दोनों ब्रोमीन को अपने साथ लेकर जाएगा तो ये जो दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपस में जुड़ जाएंगे, एंड यू विल बी हैविंग दिस साइक्लोप्रोपाइल nucleus in between. So this is how we are going to decide major product here. यही हमसे पूछा गया इसके अंदर, और विद इन अ स्टेप हमने इसके आंसर को क्लेम कर लिया। yes, this is going to be its answer. So see, जस्ट एक मैकेनिस्टिक अप्रोच हमें लगानी थी कि वुड्स में जिस तरह से होता है, मैग्नीशियम मेटल के साथ भी वही होगा। क्वेश्चन 8 अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अगेन आ गया ए और बी को आइडेंटिफाई करना। आपके सामने एक रोड मैप है, ए और बी मुझे आइडेंटिफाई करना है। एल्कीन पर डाइल्यूट KMnO4 या कोल्ड KMnO4, कोल्ड हमें नहीं गया जेई मेंस में, लेकिन डाइल्यूट KMnO4 टर्म दिया गया है। तो एल्कीन्स पर डाइल्यूट KMnO4 के रिएक्शन से हाइड्रोक्साइलेशन होता है। व्हाट इज दिस हाइड्रोक्साइलेशन? हाइड्रोक्साइलेशन मतलब डबल बॉन्ड टूटेगा, एडिशन ही होना है एल्कीन पर, तो डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों पर OH OH जुड़ जाएगा। और आप अगर 4 ऑप्शंस देखेंगे तो ऐसा आपको ऑफ कोर्स 2 ऑप्शंस में दे रखा है, तो 2 ऑप्शन तो इसी से ही रूल्ड आउट हो जाएंगी। बट आती है बात सही करने की। CrO3 इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, यहां हमारी इंफॉर्मेशन आती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन में। टर्शरी अल्कोहल वैसे ही हम जानते हैं। टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वी नो, रेदर आई विल एम्फेसाइज ओवर हियर, टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना इजी नहीं है। तो CrO3 से प्राइमरी और सेकेंडरी अफेक्ट हो जाते हैं। ये वाला था सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये वाला था टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो इससे सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप अफेक्ट होगा, और सेकेंडरी अल्कोहल से आप जानते हैं क्या बन जाता है, कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप विल बी अफेक्टेड and converted into ketone. Have a look. यहां कीटोनिक ग्रुप आ गया और ये वाला ग्रुप अनटच्ड अनअफेक्टेड इससे रहा। सो दिस इज गोइंग टू बी आर बी। ये हुआ बी, ये हुआ ए। ऐसे 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस में ए कॉमन था, एंड देन इन 1 ऑप्शन वी वर गिवन बी, दिस करेक्ट बी। सो एक ही ऑप्शन इनमें सूट कर रहा था, कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है इसके अंदर। तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन ऑर्गेनिक से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है। एल्केन को
आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, और ये एल्केन कौन सा है? प्रोपेन। प्रोपेन से प्रोपेनल, 4 ऑप्शन है, और ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अगर आप देखें चैप्टर हाइड्रोकार्बन +1 से वहां से उठाया हुआ है। इस काम के लिए वी डू हैव अ सिंगल रिएजेंट दैट इज मोलिब्डेनम ऑक्साइड। इस बार मोलिब्डेनम ऑक्साइड का यहाँ पर फॉर्मूला ना दे के नाम से दे रखी हैं ऑप्शन, तो डायरेक्टली मेरे पास है ये आंसर। ये बहुत ही डायरेक्ट है, इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओनली दिस कैटलिस्ट इज एबल टू डू दिस वर्क, दैट इज एल्केन को डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये दे रखा है प्राइमरी। देखिए चैप्टर अमीन से दो क्वेश्चन की कवरेज है, 2 की आई है इस बार। सो वी एक्सपेक्ट ऑर्गेनिक टू बी नाउ, जब हमारा रिजल्ट आता है इट्स इजी, सो ऑर्गेनिक ही एक्चुअल पेपर का डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करती है, और इस बार ऑर्गेनिक इजी आई है। सो खैर यहाँ देखिए आप अमीन्स में प्राइमरी अमीन आपको दे रखा है एनिलिन, ये डायएजोटाइजेशन रिएजेंट है। जब आप इसका डायएजोटाइजेशन करते हैं तो पहले तो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। जब आप इसको फर्स्ट स्टेप करते हो डायएजोटाइजेशन, तो यहाँ पर सबसे पहले तो बनेगा N2Cl, लेकिन साथ ही साथ आपने क्या किया, उसके अंदर KCN भी दिया है। उससे क्या होगा, N2Cl ग्रुप रिटेन ना होके रिप्लेस हो जाएगा और इस बेंजीन रिंग पे लग जाएगा CN। तो ये तो हमारा बन गया A। अब इस A को, CN को हमने किससे रिएक्ट कराया है? SnCl2 विद HCl। ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन में चैप्टर आप कौन सा देख रहे हैं? यहाँ पर किस चैप्टर की झलक है? यहाँ भी वही वाले चैप्टर की झलक है, यानी एनिलिन दूसरा पार्ट भी अमीन्स। और ये आप देखिए SnCl2 HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो स्टीफन्स रिएक्शन में भी यूज होता है वैसे, बट यहाँ भी यूज होता है। इट्स जस्ट मेटल का हैलाइड विद एसिड, इट विल बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है तो CN को रिड्यूस करके ये किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2 एंड NH2। दिस इज आर B। तो फॉलोइंग हैव बोथ द कंपाउंड्स आइसोस्ट्रक्चर्ड। ऐसे क्वेश्चंस की बहुत कवरेज देखी गई है कॉम्पिटिशन्स में। केमिकल बॉन्डिंग को यूजुअली इसी टाइप के क्वेश्चंस में कवर किया जाता है। इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, कोई आपको बहुत लंबे मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। जिन भी कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, तो उनके स्ट्रक्चर सेम होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट A। अब इसमें आप देखिए इसके जो ऑप्शंस थे वो कुछ इस तरह से दे रखे थे। फर्स्ट ऑप्शन वाज A and B both, सेकेंड ऑप्शन वाज A and C। इस तरह से कॉम्बिनेशन बना रखे थे। हम अपना कॉम्बिनेशन खुद बनाते हैं। टाइटेन, ये जो आपके सामने आपको दिख रहा है सिलिकन, राइट? सिलिकन के साथ टाइटेनियम, दोनों का अगर आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें सेम आएंगे। दोनों में 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्डेड हैं, चारों बॉन्ड पेयर हैं, दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, सेम होगी। तो A ऑप्शन में बोथ विल बी टेट्राहेड्रल। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि दोनों में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मींस बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाला काउंट सेम है, तो ज्योमेट्री भी सेम होगी, आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। इसी तरह से ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में अगर आप काउंट करें सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इसने किसी से ले रखे हैं, चलिए वो 2 नेगेटिव चार्ज तो उसके साथ वाले में भी है, 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसके जो 4 ऑक्सीजन है उसमें से कम 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड वाले होंगे, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से एक एक बोरो करके 2 नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। मींस व्हाट? 4 डाइवेलेंट एटम से सराउंडेड है। इसके साथ वाली दूसरी ऑप्शन देखिए CrO4, उसमें भी यही है, क्रोमियम 4 डाइवेलेंट के साथ अटैच्ड है और उसका भी 2 नेगेटिव चार्ज है, और ऊपर से अगर आप क्रोमियम के वैलेंस शेल की बात करें उसमें भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। सो ऑल इन ऑल जिनमें भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, वो हमेशा आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। अब आप देख सकते हैं इसी लॉजिक को लगा के C और डी में देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 और उसके साथ सराउंड करते हुए 3 और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हुए 7 + 3 10, और बोरोन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3।
तीन ही बॉन्ड बनाते हुए 3 क्लोरीन आए और उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए 6, क्योंकि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो इससे मुझे अब ये पता चल गया they cannot be isostructured. ऐसे ही C में होगा. So its answer was both A and B. तो chemical bonding से ये बहुत कवरेज में देखा जा रहा है पास्ट ईयर्स में भी. सो इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होती हूँ. अगला क्वेश्चन 12th. Which of the following ores are concentrated by cyanide of group 1 element? अब ये ores यानी एक्सट्रैक्शन चैप्टर से है. ऑप्शंस ही बता रही हैं मेरे को, ores के नाम दे रखे हैं. So which of the following ores are concentrated by cyanide of group element 1? ये concentration की methods हमारे पास flotation, magnetic separation, hydraulic washing, NaCN आ गया ग्रुप 1 का cyanide इंक के ओर को. अब मैं इन 4 ऑप्शंस में देखूं तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो अगर आप देखें सल्फराइट, ये जिंक सल्फाइड है. तो यहाँ पॉइंट ये, अगर मुझे इन ओर्स के नाम के साथ उनका फॉर्मूला यानी वो किस मेटल के ओर हैं, वहीं पर हमारा क्वेश्चन आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाता है. सेशन 13 फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है और चैप्टर अगर हम देखें तो बोरैक्स बीड टेस्ट जो हम करते हैं पी ब्लॉक में, ये वहां से उठाया हुआ है. स्टेटमेंट 1 है कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिस मेटाबोरेट इन ल्यूमिनियस फ्लेम. और दूसरी स्टेटमेंट है क्यूप्रिस मेटाबोरेट इज फॉर्म बाय रिएक्टिंग कॉपर सल्फेट विद बोरिक एनहाइड्राइड इन नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम. अगर आप बोरैक्स बीड टेस्ट को थोड़ा सा देखें तो हम बोरैक्स पाउडर को हीट करते हैं किसी ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट के साथ, जिससे कि वहां एक कलर्ड बीड बनती है. वो कलर्ड बीड एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है ट्रांजिशन मेटल का, उससे रिजेंबल करती है और वही हमारा एक तरह का बोरैक्स बीड टेस्ट है. यहां अगर मैं देखूं दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही बोरैक्स बीड टेस्ट से मैच नहीं कर रही. क्यूप्रेस मेटाबोरेट बनता है बाय रिएक्टिंग कॉपर सल्फेट विद बोरिक एनहाइड्राइड, नो विद बोरैक्स. तो इसी तरह से ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड फैक्चुअल है, जिसको हम कह सकते हैं these we should know, then only we can go for the correct option, and that correct option, इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मिलता है हमको वो यही मिलता है, both are false. तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, दैट इज बोथ आर फॉल्स. तो इसमें दोनों फॉल्स हैं, तो इस हिसाब से डायरेक्ट आंसर मेरे पास आ गया. अब आ जाते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन है अगेन चैप्टर रिडॉक्स से, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. आपको 2 इक्वेशंस दे दी और इसमें पूछ लिया H2O2 का बिहेवियर, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग. डोंट सी टू 4 ऑप्शंस फर्स्ट, जस्ट प्लान योर आंसर फर्स्ट. सो इसमें अगर आप देखें तो H2O2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में गई, क्योंकि पूछा ही H2O2 के लिए है. और यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से फिर 0 में गई. तो और H की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं, यहां भी +1, यहां भी +1, यहां भी +1 और यहां भी +1. सो इफ आई सी इन बोथ द रिएक्शंस ऑक्सीजन -1 से 0 में जा रहा है, मींस व्हाट, उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है. और अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, -1 से 0 जाना इस खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशंस में वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे है, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2. तो ये रेडॉक्स का काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आया एंड दैट्स व्हाई वी विल से दिस पेपर इज रियली गुड स्कोरिंग पेपर. इसी तरह से 15th क्वेश्चन, ये आपके इनऑर्गेनिक यानी डी एंड एफ ब्लॉक से आया है, क्लास 12th के पार्ट से. इसमें कहा है E0 M2 पॉजिटिव से M यानी रिडक्शन पोटेंशियल, साफ तौर पे यहां दिखा रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है किस मेटल के लिए, 3D सीरीज में. 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और खत्म होती है जिंक पर. उसमें सभी के जिंक हम ट्रांजिशन में यूजुअली नहीं मानते हैं, कॉपर तक ही मानते हैं, क्योंकि जिंक इज नॉट बिहेविंग एग्जैक्टली अ ट्रांजिशन मेटल शुड बिहेव. सारे मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज नेगेटिव एक्सेप्ट फॉर कॉपर, और वही इसका करेक्ट आंसर था. और ये बिल्कुल एनसीईआरटी में बहुत बड़ी जगह लेके इसको बताया हुआ है, इट्स कॉपर, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव, और उसके इस मिसबिहेवियर को प्रॉपर डिस्कस भी किया हुआ है कि व्हाई इट शोज
दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। तो एनीवेज ये बहुत डायरेक्ट था, उसमें हम और डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन 16 क्लास 10th और 11th दोनों का मिक्सचर समझ लीजिए। वो मुझे कहता है कि आपके पास एक रिएक्शन है एल्यूमिनियम का NaOH के साथ। एल्यूमिनियम का NaOH के साथ रिएक्शन होता है, उससे X बनता है। तो सबसे पहले तो मैं X बता दूं, इसके अंदर सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनियम का NaAlOH होल 4 दिस। और ये आप अगर खुद सोचना चाहें कि आपके किस चैप्टर से, इट इज फ्रॉम P ब्लॉक +1। यहां तक तो ठीक है, X तो मुझे पता लग गया। X किस गैस के साथ, सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें एक्सट्रैक्शन चैप्टर साथ में मर्ज कर दिया गया। आप ये देखिए, एल्यूमिना ओर के एक्सट्रैक्शन में जब आप लीचिंग प्रोसेस यूज करते हैं तो वहां फिर से ये इस्तेमाल होता है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड से जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो इससे क्या बनता है, ये एग्जैक्टली XYZ आपसे पूछा गया, आपको कुछ और हिंट नहीं दी गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप जानते हैं एक्सट्रैक्शन में सारे ओर्स को सबसे पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सो एनीवेज यहां अगर आप देखें, X इज दिस, Y इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड Z इज दिस। आपको सिर्फ ये रेफरेंस देने के लिए कि ये रिएक्शन, सेकंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन आपको कहां मिलेगा, फर्स्ट पार्ट मिलेगा आपको P ब्लॉक से, इसका पहला हिस्सा आपको मिल जाएगा P ब्लॉक से, और दूसरा हिस्सा आपको मिल जाएगा क्लास 12th के एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर से। तो अगर पूरा सिलेबस आपको याद है तो ही आप इन क्वेश्चंस को क्विकली खत्म कर पाते हैं। सो ये हमारे पास हुआ Al2O3.XH2, और ये ऑप्शन बिल्कुल हमको गिवन था, बहुत क्लियरली गिवन था, वेरी ऑब्वियस आंसर्स में ये माना जाता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ फॉर एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन से ही पता लग रहा है सरफेस केमिस्ट्री, और ये ग्राफ जो हमें दे रखा है ये फ्रेंडुलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। इसकी सॉल्यूशन, मुझे इसमें स्लोप पूछा है, आई नो जो फ्रेंडुलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन है, या वी शुड नो दैट इक्वेशन फर्स्ट। वो इक्वेशन है x/m इज प्रोपोर्शनल टू P की पावर प्रेशर की पावर 1/n। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वलिटी लगा के एक कांस्टेंट लाए k, एंड देन वी टुक लॉग बोथ साइड, और लॉग लेके आई ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कहती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, दिस इज c एंड दिस इज mx। तो x एक्सिस पे लॉग P है, y एक्सिस पे log x/m है। ऊपर के अगर ग्राफ में आप देखें, स्लोप ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। सो आवर आंसर शुड बी, स्लोप इसमें पूछा हुआ था, डायरेक्टली आपको इसमें स्लोप पूछने के साथ एक बहुत बढ़िया बात इसमें थी, ऑप्शन 1 जैसे दे रखा था, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है स्लोप, राइट? इसमें आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में व्हाट इज स्लोप, तो इट्स स्लोप इज 1/n, लेकिन खाली 1/n नहीं, साथ में 1/n की वैल्यू का भी आपसे इसमें पूछा गया था। तो जब आप ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देख के पता लगता है हमें क्या देना है। तो 1/n 2 ऑप्शंस में था, और दोनों में साथ में उसकी वैल्यू भी डिमांड की गई थी। अगर आप देखें NCERT से तो इसकी जो वैल्यू है वो साफ तौर पे दे रखी, इट विल रेंज फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 तक कहीं भी आपको इस 1/n की वैल्यू मिल सकती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज दिस। एक ऑप्शन में दे रखा था 0.1 से 0.5, जो कंफ्यूजिंग है क्योंकि NCERT कहती है कि ज्यादातर आपको 1/n की वैल्यू 0.1 से 0.5 मिलती है मॉडरेट प्रेशर रेंजेस में। अगर आप देखें तो इट इज ज्यादातर, बट फ्रेंडुलिक के हिसाब से अगर हम देखें तो वैल्यू कैन लाई फ्रॉम 0 to 1। वी आर फोकसिंग ऑन फ्रेंडुलिक इस ग्राफ से अगर हम देखें तो। सो करेक्ट आंसर इज 0 to 1 वाला, ना कि 0.1 से 0.5 वाला। सो दिस वाज कंफ्यूजिंग लिटिल बिट कि NCERT कैटेगरिकली 0.1 से 0.5 दे रही है, लेकिन अगर आप वो लाइन पढ़ेंगे जो NCERT में लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि जनरली इसी रेंज में देखा गया है, बट द रेंज कैन वेरी फ्रॉम 0 to 1। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत डायरेक्ट फैक्ट्स पे है, D&F ब्लॉक से है, कॉम्पोजिशन ऑफ गन मेटल। कॉम्पोजिशन ऑफ गन मेटल जब तक आपको याद नहीं है आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इट इज कॉपर प्लस जिंक, एक एलॉय है, प्लस
टिन, इन तीन से मिलके बनने वाला एक एलॉय है। सो ये आपके लिए फैक्ट्स पर है, आपको याद है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल पीरियोडिसिटी एंड सी द लेवल, द डिफिकल्टी लेवल इज नन हेयर। अगर आप इसमें देखिए तो सारा का सारा आपको थर्ड पीरियड के दे दिए हैं, तीनों थर्ड पीरियड के दे दिए। एंड वी नो जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, अक्रॉस द टेबल जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, साइज छोटा होता है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जनरली इंक्रीज होता है, अगर कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ना हो तो। अब सारी एक पीरियड के हैं, दैट इज थर्ड पीरियड, और उसमें मुझे दिख रहा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में एक्सेप्शनली स्टेबल हाफ फिल्ड P3, अगर हम यहां देखें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन Np3 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन Np4 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन Np2 है, इसकी Np1 है और इसकी NS2 है। ये मुझे मिलती हैं। तो इन सब में जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है Np3, फॉस्फोरस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आप निकाल नहीं सकते। फिर आएगा सल्फर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर में सबसे ज्यादा सल्फर की है। फिर आ जाती है बात एल्यूमिनियम या सिलिकॉन, यस, फिर आ जाएगा सिलिकॉन। उसके बाद फिर एक एक्सेप्शनल चॉइस मेरे पास आती है NS2 या Np1। साइज देखें तो एल्यूमिनियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए मैग्नीशियम से, बट साइज के बजाय यहाँ कौन सी बात डोमिनेट करती है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है, वहां आपने 3s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एल्यूमिनियम में आपने 3p1 से निकालना है। 3s2 इज मोर पेनिट्रेटेड, तो मैग्नीशियम, और उसके बाद एंड में आ जाता है हमारे पास एल्यूमिनियम। डायरेक्ट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में पीरियोडिसिटी में मिल जाएगा। बट यस, जब हम पैनिक मोड में होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में भी हमसे मिस्टेक्स होती हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। ये मैं आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करा रही हूँ, जिसमें चॉइस थी 10 में से कोई 5 करने की। 5 बहुत डायरेक्ट थे और 5 थोड़े लेंदी थे, तो अपने आप आपके पास चॉइस की भी क्लैरिटी आ जाती है। ये क्वेश्चन अब आपके पास है इक्विलिब्रियम से। आपको इक्विलिब्रियम में दे रखा है ये एक रिएक्शन, और इसमें क्या कहा गया, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम Cl2 के मोल्स और Cl के मोल्स इक्वल हैं। तो पहले तो मैं इक्विलिब्रियम का टाइम ही लिख लेती हूँ, राइट। दोनों के मोल्स इक्वल हैं, N आई एम टॉकिंग अबाउट एट इक्विलिब्रियम। दोनों के मोल्स N ले लीजिए, 1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वन एज द सेम थिंग, दोनों के मोल्स सेम है एट इक्विलिब्रियम। और सामने से बात कह रखी है, इक्विलिब्रियम के वक्त प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, यानी टोटल प्रेशर इज प्रेशर ड्यू टू Cl2 प्लस प्रेशर ड्यू टू Cl, और इसका टोटल सम गिवन है 1। वी नो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम हैं तो प्रेशर भी दोनों का सेम होना चाहिए, ऑफ कोर्स। तो एट इक्विलिब्रियम अगर आप देखें, दोनों का प्रेशर कितना होगा, इसका हाफ ATM होगा तो उसका भी हाफ ATM होगा। हाफ क्यों, हाफ एटमॉस्फेयर क्यों? क्योंकि टोटल प्रेशर मेरे को गिवन है 1। जब दोनों के मोल सेम हैं तो दोनों का प्रेशर भी सेम होगा, क्योंकि कंटेनर सेम है, वॉल्यूम सेम है, सब कुछ सेम है, तो दोनों का प्रेशर भी सेम होगा। प्रेशर सेम है, टोटल 1 है, तो दोनों का हाफ हाफ एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया। यूनिट आप कुछ ही रखिए, आई हैव जस्ट यूज ATM फॉर द सेक ऑफ यूजिंग सम यूनिट। अब आ जाते हैं हम इसमें पूछा क्या है मुझसे। इतने से तो मैंने गिवन से क्वेश्चन को इजी किया। इफ Kp ऑफ दिस रिएक्शन इज x इंटू 10 की पावर -1, फाइंड x। यानी यहां मुझसे सीधे तौर पर Kp पूछा है, तो Kp क्या होगा? Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इज हेयर Cl, राइट। Cl का पार्शियल प्रेशर कितना है? हाफ, लेकिन एक बैलेंस्ड इक्वेशन में उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो रेज़ टू पावर 2, और यहाँ पर रिएक्टेंट का प्रेशर भी हाफ, विच इज नॉट हैविंग एनी पावर। सो इससे अपने आप दिख गया, मेरे पास आंसर आया हाफ, हाफ यानी कि 0.5। ये आया Kp ही पूछा है मुझसे, बट किस टर्म में पूछा है? 0.5 में नहीं, x इंटू 10 की पावर -1। तो अगर 10 की पावर -1 है तो इट इज 5 इंटू 10 की पावर -1, ये हो गया मेरे पास Kp। सो आई विल टाइप इन माई न्यूमेरिकल या इंटीजर टाइप आंसर, क्योंकि मुझसे x पूछा है, x इज 5, तो इट्स आंसर इज 5। ये न्यूमेरिकल टाइप चॉइस वाले, देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी था, स्टिल
अगर आप इसमें थोड़े भी कंफ्यूज होते हैं, लीव दिस क्वेश्चन, हम आ जाते हैं अगले पर। 21st क्वेश्चन इज सिंपल बैलेंसिंग। और ये जो बैलेंसिंग हमें करने को दी है, कहने को ये सिंपल लग रही है, बट इस बैलेंसिंग में मुझे क्या ध्यान रखना है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। लेट्स डू इट। बैलेंसिंग के बेसिस पर है, बट पूछा सी है, बैलेंस आपको पूरा ही करना पड़ेगा। सो लेट मी ब्रेक दिस इक्वेशन इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सल्फर 8 सल्फर 2- में कन्वर्ट हुआ। सल्फर 8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। सबसे पहले तो मुझे उसको बैलेंस करना है जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दिखा रहा है। तो सल्फर ही दिखा रहा है, तो सबसे पहले तो इसके आगे मैं 8 लगा दूं। अब इसमें इसकी दूसरे पार्ट को जब आप देखेंगे, S8 गिव्स 2S2O3 2 नेगेटिव। अगेन एक सल्फर, यहां देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है, 8 सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे, राइट। यहां करने के बाद इसमें आपको फिर चार्ज भी बैलेंस करना है। तो अब अगर मैं चार्ज बैलेंस करने पे आती हूं, तो इस साइड देखिएगा चार्ज कितना है, 16, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है चार्ज। और यहां पर मैंने 2 लिखा है, आई एम सॉरी, इधर लिखना है मुझे 4, सल्फर 8 है ना, तो 4। अगर आप देखेंगे तो चार्ज 16 ये रहे, और 12, 16 और 12 का कॉम्बिनेशन है, तो चार्ज बैलेंस करना, फिर उसके बाद बेसिक मीडियम के हिसाब से H और O बैलेंस करना। H और O को पहले बैलेंस करिए, उसके बाद चार्ज को बैलेंस करिए, तो यू विल बी विद प्रॉपरली बैलेंस्ड इक्वेशन। और वो बैलेंस्ड इक्वेशन मैं आपके सामने अब यहाँ पर लिख रही हूँ, जो प्रॉपर बैलेंस करके आएगी, दैट इज S8। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ आपको 24 OH लगाने पड़ेंगे, 24 OH, 4S2O3 2 नेगेटिव, 16 इलेक्ट्रॉन्स और 12 H2O। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करते हैं, तो आपके पास आउटकम क्या आता है, आपके पास दोनों इक्वेशंस को ऐड करके फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई थी, सेकंड हाफ बैलेंस हो गया। दोनों हाफ को बैलेंस करने के बाद जब आप ऐड करेंगे, तो दोनों के 16 इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही कट जाएंगे। और अवॉइड डुप्लीकेशन, तो जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो और बेटर आपको पता लगता है। फाइनल इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी 2S8 प्लस 24 OH नेगेटिव गिव्स 4S2O3 2 नेगेटिव एंड देन 12 H2O। अब इसमें है अवॉइड डुप्लीकेशन। और दूसरी चीज, अगर पूरी इक्वेशन किसी एक नंबर से डिविजिबल है, तो आप उससे करिए। यस, दिख रहा है ये 2 से डिविजिबल है, S8, और यहाँ आ जाएगा 12 OH, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2S2O3 2 नेगेटिव, एंड हेयर यू विल बी विद 6 H2O। तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं, मुझसे यहाँ क्या पूछा गया था, मुझसे यहाँ पूछा गया था C क्या था, C था S2 नेगेटिव के आगे क्या लिख रहे हैं हम। तो अब हम देखें S2 नेगेटिव के आगे क्या लिख रहे हैं, तो वो अब हम देखिए, ये रहा 2 नेगेटिव, ये भी 8 था, पूरी इक्वेशन में ऐड करते हैं हम, तो यहाँ अब मैं लिख रही हूँ उसको 8S2 नेगेटिव। इसी को पूछा गया है मुझसे, तो यहाँ 8 लिखती, ऊपर 8 लिखती, 8S2 नेगेटिव। तो जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो यहां आ गया 4S2 नेगेटिव। सो आवर आंसर हेयर विल बी 4। प्रॉपर बैलेंसिंग पे था ये क्वेश्चन, जो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, और बहुत डायरेक्ट होता है, लेकिन यस, बैलेंसिंग इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन की दी, जो थोड़ी डिफिकल्ट मानी जाती है। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम अनदर एक और इंटीजर टाइप पे, जो काफी डायरेक्ट, काफी इजी था। अब इसको आप देखिए, कैलकुलेट द टाइम टेकन इन सेकेंड्स फॉर 40% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट इज दिस। ये डायरेक्ट केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, हमें के दे रखा है और मुझे टाइम निकालना है। तो सबसे पहले तो मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, T इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग ऑफ 40% कंप्लीट हुआ है, इनिशियल थी 100, तो 40% कंप्लीट हो गया, तो नीचे क्या रह गया, मींस नीचे क्या पुट करूंगी, 40% कंप्लीट होने के बाद कितना रिएक्टेंट बच गया, वो रिएक्टेंट बच गया 60। अब के मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो यहीं पर के भी पुट कर देते हैं। के इज गिवन टू मी, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻⁴। इसके बाद सारा आपका कैलकुलेटिव पार्ट था, और उस कैलकुलेटिव पार्ट में आपको बहुत ज्यादा कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए। यू शुड हैव दिस प्रैक्टिस। तो इसके बहुत डायरेक्ट कैलकुलेशन से
जब आप इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं, आपको इसका आंसर जो एक होल नंबर में रिपोर्ट करना है, इंटीजर निकला है ना आपके पास, तो आपको हो सकता है इसमें होल नंबर में रिपोर्ट करना हो। तो इसमें क्वेश्चन में आपके पास जब आप सॉल्व करते हैं, इट विल कम आउट टू बी 1535.5। तो जब होल नंबर इंटीजर है तो आप नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे, 0.3 एम सॉरी, आप नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे, कट ऑफ करेंगे रेदर, तो ये आपके पास आंसर होगा। दिस विल बी योर आंसर, राइट। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मैं शिफ्ट हो जाती हूँ। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था काइनेटिक्स का, इट वाज जस्ट अ कैलकुलेशन, टाइम कंज्यूमिंग थी थोड़ी सी कैलकुलेशन, बट शुड बी डायरेक्ट। चलिए अब आपके पास अगला आ जाता है फॉर अगेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप में। फॉर अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is 100 at 300 Kelvin. The value of delta GR thermodynamics साथ में क्लब कर दिया is -XR joules at 1 atmospheric pressure. Find X, यानी डेल्टा जी निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से और R की टर्म्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड नो द फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है इसका, डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू -RT नेचुरल लॉग के। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहेंगे हम इसको, अगर फॉर्मूला हमको याद है तो। चलिए आर की टर्म्स में, आर तो मुझे निकालना ही नहीं है, मींस पुट ही नहीं करना। टेम्परेचर कितना है 300, नेचुरल लॉग के। अब नेचुरल लॉग के इज 100, इस 100 को 100 लिखने के बजाय मैं 10⁻² लिख सकती हूँ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, -R इंटू 300, वो 2 इधर आ गया, और नेचुरल लॉग 10 के लिए मुझे पहले क्वेश्चन में कहा है आप 2.3 यूज करिए, करिए इसको यूज, आंसर आएगा -1380R। आई वॉज बीइंग आस्क्ड x -XR है आंसर, ध्यान दीजिए। तो मुझे x रिपोर्ट करना था, मुझे -x नहीं रिपोर्ट करना था। तो इसका आंसर होगा 1380, क्योंकि क्वेश्चन में -XR है और हमसे x पूछा गया। तो हेयर आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस माइनस साइन, तो x इज दिस। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो है वो भी अगेन न्यूमेरिकल टाइप है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, एकदम इजी, देखते ही होने वाला, टाइम बहुत बचता है ऐसे क्वेश्चंस में। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिया है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस NH3 गिव्स कॉपर, उसके साथ NH3 कंबाइन हो गया 2 पॉजिटिव। देखिए तो एक एक स्टेप में, ये स्टेप 1 था, स्टेप 1 का K1 आपको दे दिया, स्टेप 2 का K आपको दे दिया, स्टेप 3 का दे दिया, और स्टेप 4 का आपको दे दिया। हैव अ लुक, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। कंफ्यूजन क्या, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लिखा गया है ये। तो इसमें आप देखिएगा K1 क्या है, K1 इज गिवन, यानी ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पार्ट से है। तो आप देखिए फर्स्ट स्टेप में एक NH3 लगा, तो ये K1, सेकेंड स्टेप में एक और NH3 लगा, उसके लिए जो कांस्टेंट आया इक्विलिब्रियम, दैट इज K2, थर्ड स्टेप में K3, और ये रहा फोर्थ स्टेप का, दैट इज K4। यानी चारों स्टेप के लिए K दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CuNH3 होल फॉर 2 पॉजिटिव इज X मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12। अगेन x निकालिए। हमें इसके सॉल्यूशन के वक्त ये पता होना चाहिए कि ये कहां से और कैसे। तो अगेन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो टॉपिक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेटेड, वहां से हम उठाते हैं। अब सोचिए मुझे किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मांगा है, इसका। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है इस कॉम्प्लेक्स का ब्रेक होना। अब ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हुआ और उससे क्या बना, एक तो कॉपर और 4 अमोनिया, यानी इसमें ये जो 4 अमोनिया और एक कॉपर ब्रेक होके आए, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कह लीजिए, या इसके रिवर्स का कांस्टेंट कह लीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मुझे गिवन किसका है, अगर चारों स्टेप्स को मैं ऐड कर दूं जो यहां दे रखे हैं, उन चारों स्टेप से मेरे पास ऐड करते ही फाइनली आउटकम क्या आ जाएगा, ऊपर के चारों रिएक्शन अगर हम ऐड करते हैं, सो ऐड रिएक्शन नंबर 1
+2 +3 +4। अगर आप उन चारों को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा कॉपर +4 अमोनिया, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑफ कोर्स, और उससे बन रहा है कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। और पूछा इसका है और मिल मुझे इसका रहा है। एनीवेज, जब हम किसी चार इक्विलिब्रियम को ऐड करते हैं तो उनके केस प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो पहले तो इसका निकालूं मैं। ये ऊपर के चार को जब ऐड करके ये इक्वेशन आई तो नया k क्या होगा? नया k विल बी K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। मुझसे लेकिन ये तो पूछा नहीं है, इसका रिवर्स पूछा है। तो रिवर्स क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो नया k क्या हो जाएगा जो मुझसे पूछा गया है? 1 डिवाइडेड बाय K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। तो जब आप चारों की चारों वैल्यूज आपको गिवन है, आप उनको यूज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो इसको जब पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, योर आंसर विल कम 1.26 इंटू 10⁻⁻12। और उसमें आपसे x पूछा गया है, नियरेस्ट इंटीजर इसमें 1 है, और आपको इस बार कहा गया है कि इंटीजर टाइप है, नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ कीजिए। तो इसको मैं राउंड ऑफ अगर करूंगी, माय आंसर विल बी 1, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर यही है। तो सबसे बड़ी चीज आपको ये देखना था, बिल्कुल यही एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में कोट किया हुआ है स्टेबिलिटी में। सो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, दैट इज क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 अगेन सॉल्यूशन का डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है। लेट मी शो यू दिस इट्स सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर क्लोरोएसिटिक एसिड दिया है, 500 ml ऑफ वाटर में वो डिसॉल्व है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, मतलब अल्फा निकालना है। और अल्फा निकालना है तो कहीं ना कहीं मुझे उसका रिलेशन वेंट ऑफ फैक्टर के साथ ढूंढना है। तो खैर, अब सबसे पहली चीज इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन फॉर वाटर, दैट इज 1.86। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला इसमें लगना है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF, depression in freezing point is already given 0.5, वेंट ऑफ फैक्टर अगर हम A gives B प्लस C पर हैं, यानी कि एसिटिक एसिड से यही दो आयंस बनने हैं, उसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट 1 प्लस अल्फा। राइट, आप एनसीईआरटी देखिए, बिल्कुल यही आपको सोल्यूशन दे रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन। 1 प्लस अल्फा, KF की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 1.86। रही बात मोलालिटी की, मोलालिटी क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मुझे बता रखा है इस क्वेश्चन में कि CH2ClCOOH is dissolved in 500 ml of solution. Yes, इस क्वेश्चन में इसका मास भी गिवन है, which I forgot to mention here, that is 9.45 grams. 9.45 grams इसका मास गिवन है, तो इसका मास इज 9.45 grams। और इसका मोलर मास जब आप निकालेंगे वो आएगा 94.5। देखिए कैलकुलेशन उतनी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। और ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स, कितने वाटर में, वाटर का मोलालिटी में मास पुट किया जाता है, और यहाँ वॉल्यूम दिया है। सिंस डेंसिटी वाटर की 1 होती है तो ml और ग्राम सेम होंगे। वाटर का मास इन केजीज, सॉल्वेंट का मास इन केजीज, तो ऊपर इसमें मेरे को 1000 लाना पड़ेगा। सी वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ है। अल्फा निकालना है, इसे कैलकुलेट करिए। अल्फा आएगा 0.075, लेकिन मुझसे परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन विल बी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, योर आंसर विल बी 7.5%। तो इसका आंसर 7.5% हम रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स लास्ट 3 क्वेश्चन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग? तो आखिरी क्वेश्चंस तक आने तक हम एग्जॉस्ट होने लगते हैं और उस वक्त हमसे गलतियां होती हैं। आखिरी में देखिए अक्सर हमें पहुंचना चाहिए, डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन होते हैं। BCC पैकिंग है और उसमें साफ मेंशन किया हुआ है आइडेंटिकल पार्टिकल्स की पैकिंग है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC पैकिंग? बॉडी सेंटर्ड
क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल मैं आपके सामने बना रही हूं। ये है उसका यूनिट सेल विच सेज हर कॉर्नर पर एक एटम मौजूद है, साथ ही साथ बॉडी के बीचों बीच भी एक एटम मौजूद है। ये रहा बॉडी के बीचों बीच वाला एटम, ये आंखों से टच करता है। यस, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। यही इसका आंसर था। इट वाज डायरेक्ट, फ्यू सेकेंड्स, मतलब 5 से 6 सेकेंड्स के अंदर ये आंसर हम मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन 28, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। अब इसमें हम देखें एम्फोटेरिक कौन से हैं। एम्फोटेरिक कंपाउंड्स वही होंगे जो जरूरत पड़ने पर एसिड और बेस बोथ बिहेव कर सके। बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप में, एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में नीचे नीचे मिलते हैं, जिनका बॉन्ड बहुत वीक होता है, बहुत इजीली OH रिलीज हो जाता है। दे आर गुड बेसिस। ये बेसिस हैं अच्छे, ये एम्फोटेरिक नहीं है। एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है टॉप ऑफ द मेंबर का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर इंटीजर टाइप था। इट्स आंसर इज 2। सिर्फ यही वाले दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स थे। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन अगले पर, दैट इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो बहुत डायरेक्ट था। 4.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट हैविंग मोलर मास 90 डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ H2O, कैलकुलेट मोलारिटी। अभी अभी हम एक क्वेश्चन में, सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन में मोलालिटी सॉल्व कर रहे थे, यहां अब हमें मोलारिटी सॉल्व करनी है। सो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, सोल्यूट का मोलर मास दे ही रखा है मुझे, मास इन ग्राम्स इज 4.5, मोलर मास इज 90 डिवाइडेड बाय 250 ml। उसको हमें बस लीटर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये वॉल्यूम जो होता है ये लीटर्स में होता है। लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर आ गया 1000, आप सॉल्व करेंगे, इट विल बी 0.2। सो योर आंसर वाज 0.2। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30th, जो इसी न्यूमेरिकल टाइप में था। अब आप अपनी अपनी चॉइस खुद देख सकते हैं, आपको कौन से क्वेश्चंस चूज करने चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, मास ऑफ लिथियम 3 पॉजिटिव इज इतने टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया। रेशो पूछा गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ का लिथियम 3 पॉजिटिव वर्सेस H पॉजिटिव, और वो इस तरह से दे रखा है x इंटू 10 की पावर -1। आपको x निकालना है। इंटीजर टाइप में यूजुअली इसी तरह से आपको आंसर फ्रेम करने को कहा जाता है। तो देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला विच शुड बी रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां उसकी कीमत है फॉर्मूला याद करने की। फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आए हैं। So it is inversely proportional to square root of mass multiplied by kinetic energy, right? तो दोनों के पुट कर देते हैं हम इसमें। So de Broglie wavelength of lithium 3 positive, इन्हीं का रेशो मांगा गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, इट इज इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ऊपर तो मैं प्रोटॉन का मास पुट करूंगी इनटू प्रोटॉन के अंदर कितने मोल चार्ज है। प्रोटॉन में सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से लिथियम के प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं देखूं, लिथियम की डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका मास। लिथियम का मास मुझे पहले ही बता दिया है क्वेश्चन में, 8.33 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन, और सेम पोटेंशियल से हमने दोनों को एक्सेलरेट किया है। लेकिन लिथियम में चार्ज 3+ है, तो वो मल्टीप्लाई होगा, 3 गुना पोटेंशियल अपने आप हो जाएगा सेम अप्लाई करने के बावजूद भी, क्योंकि चार्ज इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, राइट? तो वो 3 गुना है, तो 3 इंटू EV। अब आप इसको जब सॉल्व करते हैं, डी ब्रॉगली का रेशो मांगा है, ठीक है, तो यहां आपके पास क्या बचेगा, हैव अ लुक। ये MP तो मास ऑफ प्रोटॉन कट जाएंगे, और यहां मेरे पास आएगा 8.33 इंटू 3, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/25, और इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 1/5, दैट इज 0.2। सो माय आंसर है रेशो इज 0.2। लेकिन किस टर्म में पूछा है, x इंटू 10 की पावर -1, सो वी कैन राइट हियर 2 इंटू 10 की पावर -1, सो आवर आंसर हियर विल बी 2। This is solution. So this was your mains paper morning shift, और अगर इसका difficulty level हम rate करें तो easy से moderate है।